हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। प्यारे भाइयों, यहाँ पर 11th क्लास का रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा। ये चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। प्लेलिस्ट में आप संपूर्ण वीडियो देख पाएंगे। तो आप लोग इसके बाद प्यारे भाइयों जो भी वीडियो आएगा वो इस चैनल पे 11th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी जो अदर सब्जेक्ट का रहेगा वो अपलोड होता रहेगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपको डेली वीडियो मिलेगा, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना प्यारे भाइयों। और आप लोगों से वादा करता हूँ कि 100% कोर्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उतना फास्ट आपके लिए वीडियो लाऊंगा। और आशा और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। किसी भी स्टेट बोर्ड से होंगे, आपका यदि एनसीईआरटी पैटर्न है, हिंदी मीडियम के सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारा वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्यारे भाइयों कि चैप्टर 1 में है क्या। तो चैप्टर 1 में आपका है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। मतलब रसायन विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें कुछ मूल तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे, जिसके बाद हम क्रमिक रूप से, है ना, उसके बाद जो भी टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो हमारा पहला चैप्टर होता है, केवल इसमें प्यारे भाइयों एक इंट्रोडक्शन के रूप में पूरी केमिस्ट्री आप 11th क्लास में पढ़ते ही हैं, साथ में 12th क्लास में आगे चलकर ग्रेजुएशन पे भी पढ़ते हैं। लेकिन जो चैप्टर 1 होता है आपको रूपरेखा देता है कि ये जो केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से, है ना, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे भारत की विभिन्न प्रकार की जैसे चरक हैं, बाणभट्ट हैं, नागार्जुन हैं आदि, ये रसायन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे प्यारे भाइयों, और इन्हीं का देन है केमिस्ट्री। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रसायन को केमिस्ट्री नाम कहाँ से दिया गया। देखिए, मिस्र देश का प्राचीन नाम था केम। क्या नाम था? केम। यहाँ पर थोड़ा मैं लिख देता हूँ। मिस्र देश का प्राचीन नेम था क्या? प्राचीन नेम यानी प्राचीन नाम केम था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि रासायनिक क्रियाओं को उन्होंने कीमिया बोला। मिस्र देश के व्यक्तियों ने क्या बोला? कीमिया। क्या बोला प्यारे भाइयों? कीमिया। और जो इस पर काम करते थे उसको बोला गया कीमियागर। कीमियागर। ठीक है। तो हमने क्या कहा, मिस्र का प्राचीन नेम क्या था? प्राचीन नाम कह सकते हैं। प्राचीन नाम क्या था? केम था। शब्द के कारण जो रासायनिक क्रियाओं को क्या कहने लगे प्यारे भाइयों? कीमिया कहने लगे। इन क्रियाओं को जानने वाले, इन क्रियाओं को करने वाले जो भी थे उनको कहा गया क्या प्यारे भाइयों? कीमियागर। और इसी का परिवर्तित रूप केमिस्ट्री लिया गया। ठीक है। तो ये जो केमिस्ट्री शब्द है, रसायन शास्त्र का जो केमिस्ट्री शब्द है, कहाँ से उत्पत्ति हुई प्यारे भाइयों? इसका उत्पत्ति मिस्र देश से हुआ। अब देखिए, मिस्र का जो भाषा है अब वो मर चुका है, उस भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए अधिकांश वर्ड मिस्र से लिया जाता है। आप लोग हर सब्जेक्ट में पढ़ते आए होंगे कि ये मिस्र भाषा से लिया गया है। क्यों? क्योंकि वो मृत भाषा है। मृत भाषा किसे कहते हैं? जिसे अब नहीं बोला जाता, जिसका परिवर्तन नहीं होता। जैसे हिंदी, भैया ये मृत भाषा नहीं कहलाएगा क्योंकि इसे हम बोलते हैं, इसमें दिनों दिन परिवर्तन होता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी हम परिवर्तन करते हैं। तो प्यारे भाइयों, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा से हुआ, मिस्र देश से हुआ। चीजें क्लियर हो गया? इतना कंप्लीट। केमिस्ट्री है क्या? रसायन शास्त्र है क्या? तो एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ लेते हैं, वो पदार्थ किन किन से मिलकर बना हुआ है, उसका संगठन का मतलब क्या होता है? किन किन से मिलकर बना हुआ है, उनमें गुण क्या है, उसका गलनांक क्वथनांक क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है आदि प्यारे भाइयों, उनमें होने वाले यदि परिवर्तनों का हम अध्ययन करते हैं तो हम उसे कहते हैं रसायन शास्त्र। यानी वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संगठन, गुण और उसमें होने वाले परिवर्तन का हम अध्ययन करते हैं वो रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है। परिवर्तन का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास जल है यानी पानी है। पानी प्यारे भाइयों यदि आप खुले पे रख दो तो धीरे धीरे वो वाष्पित हो जाता है। उसे यदि आप कम टेम्परेचर पर रखो तो सॉलिड अवस्था में हो जाता है। तो उसके गुण में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र कहलाता है। आप लोग देखे होंगे कपूर को खुला छोड़ दो, धीरे धीरे करके वो बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है। ये कौन सी क्रिया कहलाई? ऊर्ध्वपातन कहलाई। तो ये कौन सी क्रिया भैया? रसायन शास्त्र के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं हैं। जैसे नेप्थलीन ले लो, आप ऊर्ध्वपातन की क्रिया पढ़ोगे। ऊर्ध्वपातन की क्रिया 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि वह क्रिया जिसमें कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में, गैस अवस्था में बदल जाता है, वह जो क्रिया है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो विभिन्न प्रकार की ये गुण होते हैं प्यारे भाइयों। तो कहने का मतलब, आपके पास एक पदार्थ है, पदार्थ में
जो जो पदार्थ मिला है यानी उसका संगठन का अध्ययन करेंगे, उसमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। तो ये जो प्यारे भाइयों जो परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है वह शाखा क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र कहलाता है। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। यदि हम बात करें कि आधुनिक रसायन के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आधुनिक रसायन के जन्मदाता लेवोजियर को माना जाता है। किसे? लेवोजियर को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्रमिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं, बेसिक तौर से उठा के चलेंगे प्यारे भाइयों। तत्व यौगिक मिश्रण ना, तत्वों के नाम कैसे याद करना है ना, उसके सीरीज कैसे याद करना, सब कुछ, केमिकल रिएक्शन कैसे बनाना है, समीकरण कैसे देना, तो सब कुछ बेसिक तौर पर आपको मैं सिखाऊंगा। इसलिए आप लोग पढ़ते रहें, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस यदि आपने हमारा सपोर्ट किया तो ये वादा करता हूं कि केमिस्ट्री चीज से प्यारे भाइयों हिंदी मीडियम के कमजोर से कमजोर छात्र अच्छे से तरीके से सीखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख रसायन शास्त्र की शाखाओं की, जो कि कई प्रकार के शाखाओं को यहाँ पर है ना हम यहाँ पर समझाएंगे आपको। जैसे आपका पहला शाखा है प्यारे भाइयों कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या कहलाता है? देखिए, कोई भी यौगिक होगा प्यारे भाइयों किससे मिलकर बना होता है? तत्वों से मिलकर बना होता है। कोई ना कोई है ना तत्व उसमें सम्मिलित रहेंगे। तो जैसे हमारे पास कोई यौगिक है, यदि वो यौगिक कार्बन से मिलकर बना हुआ है तब उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे भाई? कार्बनिक यौगिक। और जिसमें कार्बनिक यौगिकों का हम अध्ययन करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बनिक रसायन बोलेंगे। तो कार्बनिक रसायन समझ में आया कि इसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं उनके यौगिक के साथ कार्बन के कुछ यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से कार्बनिक रसायन की बात कर रहा हूं। ये अकार्बनिक यहां पर लिखा हो प्यारे भाइयों, लेकिन हम कार्बनिक की बात कर रहे हैं। कार्बनिक रसायन मतलब जिसके अंतर्गत कार्बन से बने यौगिक का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। इसके बाद आता है अकार्बनिक रसायन। हमने यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बनिक रसायन तो आप लोगों को पता हो गया कि कार्बन से बने हुए यौगिक का हम अध्ययन करेंगे, वो कार्बनिक रसायन कहलाएगा। लेकिन प्यारे भाइयों जब हम सभी प्रकार के तत्वों से बने हुए पदार्थों का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ रूप से उसमें प्रमुख रूप से नहीं पर कुछ आंशिक रूप से कार्बन के भी यौगिक उसके अंतर्गत रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अकार्बनिक यौगिक में कार्बन नहीं रहेगा, कार्बन भी रहेगा, लेकिन प्यारे भाइयों कार्बन जो है आंशिक रूप से रहता है। तो अकार्बनिक रसायन में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना हुआ यौगिक होता है, उन यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं, तो वो जो शाखा है अकार्बनिक रसायन कहलाता है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक तो सिंपल तरीके से आप समझ गए कि कार्बन से बने हुए यौगिक जैसे पेड़ पौधे पत्ते जो भी होते हैं प्यारे भाइयों सभी में कार्बनिक यौगिक होते हैं। हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कर रहे हैं तब वो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएगा। और इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन जिसमें हम विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं उनसे बने यौगिक साथ में कुछ कार्बन से बने यौगिक का अध्ययन करते हैं, वो अकार्बनिक रसायन कहलाता है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्यारे भाइयों भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो आपने जैसे यौगिक आपने लिया, यौगिक को किस प्रकार से उसके गुणों का अध्ययन करते हैं कि विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो उन जब सिद्धांतों या नियमों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है भौतिक रसायन। जैसे आप पढ़ोगे भैया डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन ने क्या बताया? पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, परमाणु जो होते हैं अविभाज्य कण होते हैं, तो ये डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत पढ़ोगे तो ये किसके अंतर्गत आ गया? भौतिक रसायन के अंतर्गत आ गया। मतलब जब हम किसी भी नियम या सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है। मतलब वह रसायन जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं वो भौतिक रसायन कहलाता है। वैश्लेषिक रसायन क्या है? इसके अंतर्गत तत्वों एवं यौगिकों के आकलन एवं पहचान का अध्ययन। वैश्लेषिक यानी विश्लेषण, हाइड्रोजन की खोज कैसी हुई, किस किस उपकरण का प्रयोग किया गया, किन वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया, कितने टेम्परेचर पे हुआ, कितना भी यह प्रेशर था, किस बंद कमरे में इसको हम कितना टेम्परेचर या प्रेशर पर इसको लाइट कितना होना चाहिए, कैसे अध्ययन करना, ये संपूर्ण विश्लेषण कुल मिलाकर आप किसी भी लैब में जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा किसी भी चीज का आकलन या पहचान कैसे किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के भैया तत्वों यौगिकों का आकलन या पहचान करना जिस रसायन के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं, ज्ञान लेते हैं, वो वैश्लेषिक रसायन कहलाता है। मतलब कोई भी यौगिक या पदार्थ है उसको हम गहराई से पॉइंट टू पॉइंट है ना विभिन्न प्रकार के उनके गुणों में परिवर्तन का हम पहचान करते हैं, उस तत्व का पहचान करते हैं। तो ये जो संपूर्ण अध्ययन कहलाता है प्यारे भाइयों वो वैश्लेषिक रसायन कहलाता है। यानी विश्लेषण, किसी भी चीज के बारे में विश्लेषण। औद्योगिक रसायन क्या कहलाता है? जैसे मैं बात करूं
TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये प्यारे भाइयों उद्योग से बनाया जाता है। ये युद्ध काल के लिए बनाया गया रसायन पदार्थ है। तो ये औद्योगिक का मतलब ये होता है कि उद्योगों से संबंधित जो भी रसायन का अध्ययन करते हैं, जैसे आपका फार्मामेडिकल है, आप कंपनी देखेंगे, मेडिकल कंपनी देखेंगे जहां पे दवाइयां बनाई जाती हैं, वो एक औद्योगिक रसायन है। उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की दवाइयों का अध्ययन करते हैं कि जो दवाइयां हैं किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ, इनका परसेंटेज कितना है। तो ये जो रसायन क्षेत्र कहलाता है प्यारे भाइयों, औद्योगिक रसायन कहलाता है। ठीक, जैव रसायन क्या है? इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवियों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। जैव रसायन के अंतर्गत देखिए आप, जैव रसायन जैसे आपके मतलब घर के चारों ओर मान लीजिए कहीं पे पानी भरा हुआ है, उस पे कीचड़ पे आप देखेंगे छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। देखिए दुनिया में कोई भी जीव होगा उसके अंतर्गत केमिकल रिएक्शन होना ही होना है। जितने भी सजीव है, चाहे प्राणी हो, है ना, चाहे पेड़ पौधा हो, प्यारे भाइयों, हर एक में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे मनुष्य के अंदर भी हमारा भोजन जो है स्टार्च से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से टूटता कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी प्राप्त होता है। समझ रहे हैं बात को? तो प्यारे भाइयों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसी प्रकार से पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो चाहे कोई भी जीव होगा, प्राणी होगा, पेड़ पौधे हों, किसी में भी बात करें प्यारे भाइयों, सभी में रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जब हम सूक्ष्म जीवियों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं तो वो रसायन जो है जैव रसायन कहलाता है। इसके बाद आता है प्यारे भाइयों नाभिकीय रसायन। ये समझना जरूरी है, पेपर में मैं नहीं कहता कि ये 100% आएगा, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट आप भी उसे देखा जाए प्यारे भाइयों तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। छोटा छोटा आप शब्द का अर्थ निकालना समझे, शब्द का अर्थ सब समझेंगे तो केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगा। तो नाभिकीय रसायन क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है सूर्य में कौन सी क्रिया होती है प्यारे भाइयों, तभी तो हमें प्रकाश में, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक आपस में क्रिया कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो जो हाइड्रोजन है आपस में संयोग करता है और हीलियम का निर्माण करता है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है जो हमें प्राप्त होता है। समझ रहे हैं ना? तो किसी भी नाभिक में होने वाली क्रिया या उसके परमाणु संरचना या उसकी रेडियो सक्रियता समस्थानिक का जो हम अध्ययन करते हैं तो वो नाभिकीय रसायन कहलाता है। कोई भी भाई हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, ये नाभिकीय मतलब क्रियाओं से ही संबंधित है। ठीक है ना, कि नाभिकीय संलयन हो रहा है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक भारी नाभिक है, उसमें जब बमबारी की न्यूट्रॉन की बमबारी कर दिए ना, तो टूट करके दो या दो से अधिक हल्के नाभिक का निर्माण कर देते हैं। तो वहां पर भी एक रासायनिक क्रिया, वो भी नाभिकीय क्रिया हो रही है। तो हम जिसके अंतर्गत नाभिकीय क्रियाओं, परमाणु संरचना, रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का अध्ययन करते हैं प्यारे भाइयों, तो नाभिकीय रसायन कहलाता है। ये बेसिक तौर पे छोटे छोटे पॉइंट करके चल रहे हैं, बेसिक तरीके से आप समझना सीखिए। अब कुछ चीजें हैं, मैं आपसे कह दूं, युद्ध काल में यदि क्वेश्चन आता है कि TNT का प्रयोग कहां किया जाता है, तो युद्ध काल में नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, मस्टर्ड गैस, लेविसाइड, फास्फिन, ये सभी के सभी युद्ध काल में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। आप या नोट डाउन कर लो, TNT जिसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुइन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लें। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्यारे भाइयों जो कि आपको लिखना चाहिए। मैं यहां पे लिखता हूं TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये युद्ध काल में प्रयोग किए जाने वाले रसायन हैं। डायनामाइट, ठीक है। मस्टर्ड गैस इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखा रहा हूं, जो काम की चीजें हैं, पेपर में आ सकता है। फास्फिन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। फास्फिन, लेविसाइड, ठीक है, ये चीजें तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे कि युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले रसायन। अब मैं आपसे पूछता हूं एक चीज और, AZT का पूरा नाम, AZT का पूरा नाम, ये बेसिक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। AZT एजिडोथायमिडीन, ये पूरा नाम है। इसका प्रयोग एड्स के इलाज में किया जाता है। ठीक है, किसके इलाज में प्यारे भाइयों? एड्स के इलाज में किया जाता है। AZT एजिडोथायमिडीन। इसके बाद एक और आपको यौगिक याद करना है जो कि दवाओं में प्रयोग है, टेक्साल एवं सिस्प्लेटिन। ये कैंसर के इलाज में किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैं लिखा रहा हूं। क्या क्या प्यारे भाइयों, आप लिख लें, टेक्साल एवं सिस्प्लेटिन
लिख लें बिल्कुल सिंपल तरीके से, टेक्साल एवं सिस्प्लेटिन। यहां पर मैं लिख देता हूं टेक्साल, ये कैंसर के इलाज में काम आता है। सिस्प्लेटिन याद कर लेना भैया, कैंसर के इलाज में, एड्स के इलाज में, ये भैया युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यदि आपसे बात करूं कि बेकेलाइट, ये औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और है, कीटनाशक के रूप में आप याद कर लें डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का पूरा नाम नहीं पूछा जाता है। डीडीटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। इसी प्रकार गैमेक्सेन, ठीक है, गैमेक्सेन जिसका लेंडेन भी नाम होता है, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है कहाँ? कीटनाशक के रूप में। तो ये भी ये चैप्टर 1 का रूपरेखा है, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा द्रव्य क्या है, द्रव्य के फिर वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, विषमांगी पदार्थ, समांगी पदार्थ, धातु, अधातु, धातु, यौगिक, मिश्रण। तो ये अगले वीडियो में स्टार्ट करूंगा। और इतना प्यारे भाइयों आप लोग आज कुछ सीखे होंगे और इसका बेहतरीन नोट्स भी बना सकते हैं आप, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हर दिन वीडियो आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। जय हिंद, वंदे मातरम।